नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी कानपुर की है। कानपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वाकई ये ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी है जिसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें भर आएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, एक पति पत्नी में इतनी अच्छी बॉन्डिंग पहले कभी नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। क्या पूरा मामला है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वैसे भी तो आप नए होंगे ही क्योंकि हमारा चैनल ही नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिए। तो चलिए आज की कहानी पे आते हैं। और जो आज की कहानी है, ये कानपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विमलेश रहता है। विमलेश की शादी होती है 2019 में और ये राधिका नाम की लड़की से। उसी बगल के ही एक गांव की लड़की है जिसके राधिका के पिता का नाम राजेंद्र है और राजेंद्र की जो पत्नी है यानी कि राधिका की जो माँ है वो है पिंकी देवी। इकलौती लड़की थी, बेहद सुखी परिवार था और विमलेश भी अच्छा खासा एक व्यक्ति था। 2019 में जब शादी होती है विमलेश की राधिका से, उस समय जो विमलेश था वो पोस्टेड था एक इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी खासी जॉब थी और परिवार हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन अचानक से जब विमलेश जाता है बाजार के लिए तो फिर वहां से वापस ही नहीं आता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब वो गया रहता है तो फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसको वहां के बगल के ही एक सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। विमलेश को एडमिट करवा दिया गया। इधर जब उसके परिवार उसके जब छानबीन की गई यानी कि जब देखा गया कि आखिर इसके पॉकेट में या फिर उसके फ़ोन से जब कॉन्टैक्ट नंबर निकाला गया तो उसकी वाइफ़ का नंबर निकल के सामने आया। वाइफ़ से फ़ोन पे किया जाता है और फ़ोन पे बात की जाती है। कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसमें आप आ जाइए, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बात राधिका सुनती है तो मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। राधिका भागी-भागी पहुँचती है हॉस्पिटल और वहाँ जब पहुँचती है तो फिर देखती है कि जो उसका पति है वो एकदम बेहद गंभीर हालत में है और वो लग रहा था कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल जो लड़की के पिता हैं और जो माता हैं यानी कि जो उसके सास-ससुर हैं लड़की के, वो गाँव में रहते थे और गाँव से ये शहर में आकर के ये दोनों रहते थे क्योंकि जब इनकी शादी हुई तो शादी के दौरान उनके लड़के ने यानी विमलेश ने अपने माता-पिता से कहा कि आप हमारे साथ ही चलकर शहर में रहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पर ज़मीन जायदाद हमारी है, यहाँ पे हमारी पुश्तैनी मकान है, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। बात भी सही है कि जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी पुश्तैनी चीज़ों को छोड़ कर के जाना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर हम हैं वैसे वहाँ पर भी नहीं रह सकते क्योंकि जो गाँव का माहौल होता है, जो बचपन से लेके और बुढ़ापे तक गाँव में रह आया है, उनके वहाँ पे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर 70 साल की उम्र में अगर जाके जब वो शहर में बसता है, तो फिर ना वहाँ पे कोई उसको जानने वाला होगा, ना पहचानने वाला होगा। यहाँ पर आप लोगों ने गाँव में दोस्ती बहुत देखी होगी क्योंकि जो गाँव की दोस्ती होती है ना, वो गज़ब की होती है। वाक़ई मानने लायक होती है जो गाँव की दोस्ती होती है। चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों या फिर नौजवान हों। दरअसल देखिए, अगर शहर की बात करें तो शहर में ऐसी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। सब अपने-अपने काम में व्यस्त होते हैं क्योंकि सबको अपने जॉब पे जाना होता है, किसी को प्राइवेट में तो किसी को गवर्नमेंट जॉब में होती है। तो ऐसा ही वाक़या चलता रहता है। जो लड़का जो विमलेश है अपने माता-पिता से जब कहता है तो उनके जो माता-पिता हैं वो जब जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम बहू को लेकर के साथ चले जाओ, हम यहाँ पर रह लेंगे, खा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। दरअसल एक नौकरानी भी थी उसी घर में जिसका नाम रीमा था। रीमा उसी घर में उनके माता-पिता को बना करके खिलाती थी। रीमा देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। इधर जो विमलेश है अपनी पत्नी के साथ यानी कि राधिका के साथ शहर जाता है। शहर जा कर के वहीं पर रहने लगता है और रहने के दौरान उसका उसकी जो गवर्नमेंट जॉब थी उसमें उसकी अच्छी खासी पकड़ भी हो गई थी।
और जो विमलेश है अपने माता-पिता को महीने में पैसे भी भेज दिया करता था और जो नौकरानी थी उसको भी उसकी पेमेंट दे दी जाती थी। समय-समय से सारा कुछ मामला सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि विमलेश का एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल में पहुँचती है जब राधिका, तो देखती है कि उसका पति एकदम खून से लहूलुहान है और वो ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था कि वो अब मानो इस दुनिया में बचेगा नहीं। ऐसा लग रहा था कि अब वो चला ही जाएगा। समय बीतता है, 2 दिन का जब समय बीतता है, तो जो डॉक्टर है, उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब चूँकि जब 2 दिन का समय गुज़र रहा है, तो फिर उस लड़के के माता-पिता हैं, वो आए नहीं हैं और आने के दौरान क्योंकि वो गाँव में है, तो उनको किसी ने बताया भी नहीं, यानी कि जो राधिका है, उनको बताना उचित नहीं समझती है, सोचती है कि क्यों उनको परेशान करना, ये जो विमलेश है, वो जल्द से जल्द सही हो जाएगा। क्योंकि वो जब डॉक्टर से बोलती, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये जल्द से जल्द सही हो जाएँगे। क्योंकि डॉक्टर को पता था कि ये जब बता दिया जाएगा, तो ये हैरान हो जाएँगी, परेशान हो जाएँगी। तो जो डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आप किसी पुरुष को बुला लीजिए, जिससे हम बात आसानी से कर सकें, उसको जो भी बातें होंगी, जा वो दवाइयाँ लाना हो, आप परेशान हो रही हैं, तो प्लीज़ आप किसी को बुला लीजिए। तो वो अपने फिर सास-ससुर को फ़ोन करती है और चौथे दिन वो क्योंकि वहाँ से ट्रेन का सहारा लेते हुए किसी तरह अपने गाँव से वो कानपुर शहर यानी कि रावतपुर इलाके में पहुँचते हैं और फिर वहीं पर अस्पताल जाते हैं, उससे पहले ही जो डॉक्टर रहते हैं, उस व्यक्ति को यानी कि विमलेश को मृत घोषित कर देते हैं। जब मृत्यु घोषित कर देते हैं तो जो पत्नी है वो परेशान होती है और वो इस कदर वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि नहीं ये छोड़ के मुझे नहीं जा सकते। जो डॉक्टर हैं अपनी पूरी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उसको उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद उस लड़की को यानी जो राधिका है उसको बॉडी को सुपुर्द कर देते हैं। लड़की यानी जो राधिका है वो बॉडी को यानी जो डेड बॉडी हो गई है विमलेश की, उसको लेकर के अपने घर सीधा चली जाती है। उसका घर भी यानी कि जो मकान था किराए का वो ऐसे इलाके में था जहाँ आस-पड़ोस में कोई घर भी नहीं थे। आस-पड़ोस का जो इलाका था एकदम सन्नाटा भरा था। दूर-दूर तक घर थे यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, इतने दूरी में वहाँ पर घर थे। अब इधर जो राधिका है अपने पति यानी विमलेश के साथ जो मर गया है, जिसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसको ले चल के ले जाके घर पहुँचती है और ले जाकर के एक कमरे में सुला देती है। सुला देने के दौरान तब तक उसके कुछ देर बाद उसके सास-ससुर भी आते हैं, तो उनसे कहती है कि ये बिल्कुल इनको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक है और ये कोमा में चले गए हैं, तो इसलिए ये ना ही बोल सकते, ना ही चाल सकते, बस ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। चूँकि गाँव के व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, वो भी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन वहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद फिर वो घर चले जाते हैं। कहते हैं कि भाई कितने दिन यहाँ पे रहेंगे? तो इसलिए वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो कोमा से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा और शायद उन्हें कोई परेशानी भी थी, तो इसलिए वो वहाँ से गाँव पहुँचते हैं। समय बीतता है, लगभग धीरे-धीरे जो समय था वो इस कदर गुज़रा कि 8 महीने निकल गए। जो रीमा थी, बॉडी को पहले जो राधिका थी, राधिका बॉडी को पोंछती थी और पोंछने के दौरान शाम को, सुबह को हम एनी टाइम जब भी उसको समय मिलता, वो उस बॉडी के पास तो ऐसे ही बैठी रहती थी, लेकिन उसको पोंछा करती थी। लेकिन जब रात होती थी, तो एक वो पूरे उस बॉडी के कपड़े को हटाती थी और हटाने के बाद उसको गंगा जल से धुलती थी, यानी कि पोंछती थी और पोंछने के दौरान उसी पूरी नग्न बॉडी पे वो सो जाती थी। अब इधर जो परिवार के में तो अब कोई नहीं है, वो घर में वो भी अकेली है। ज या हम कह सकते हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति थी, वो एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन कोई था भी नहीं जो उसको सँभाल सके। आस-पड़ोस के जो लोग हैं उसने उस बॉडी को इतनी अच्छे तरीके से रखा था कि लगभग जब 8 महीने का समय गुज़र जाता है, तो धीरे-धीरे उसके घर से महक आने लगती है। महक आने के दौरान जब वो कोई आता भी उस रास्ते से तो कहती कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? मतलब कि यहाँ पे कोई लग रहा है जानवर मर गया है या फिर ऐसी कुछ वारदात हुई है। तो ऐसा सोच कर के लोग इग्नोर करते थे और वहाँ से आगे बढ़ जाते थे। ऐसा करते-करते उसने ना कि 7-8 महीने ही बल्कि उसने 18 महीने तक यही काम डेली किया, प्रतिदिन किया उसने। वो बॉडी को सुबह में उसको पोंछती, धुलती
और उसके बाद फिर शाम को भी धुलती, कपड़े बदलती और कपड़े बदलने के दौरान जब रात होती तो फिर कपड़े से उसको बॉडी को पोंछ के और फिर उसके साथ ही वो चिपक करके सो जाती थी। बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं होते थे और ये भी अपने तन के सारे कपड़े निकालती थी और उसके बाद उस लड़के के साथ यानी कि विमलेश के साथ सो जाती थी। और उसके बाद ऐसा ही सिलसिला ये लगभग 18 महीने तक चला। समय गुजरता रहता है और फिर इधर लॉकडाउन आता है। आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन में उसकी जैसे कि तबीयत ऐसा लगा था कि हाँ, ये जो दौर है ये कभी कोई ख़त्म ही नहीं होगा। आप लोगों को पता ही है कि रोडों पे एकदम सन्नाटा पसरा रहता था, किसी की कोई खबर ही नहीं होती थी। जब आप कभी आप लोग इस ऐसे दौर से हम लोग गुज़रे हैं और हम नहीं, आप भी गुज़रे हैं। पूरी ये दुनिया गुज़री है कि जिस टाइम रोड पे हम निकलते हैं, तो देखते हैं कि रोड पे एक चिड़िया तक नहीं है, एक परिंदा भी नहीं उड़ रहा है। आप लोगों ने ये दौर देखा होगा, हमने भी देखा है। हमने तो ये जो 21वीं सदी चल रही है, इस सदी में हमने तो ऐसे-ऐसे कारनामे देखे हैं कि जिसकी बखान हम नहीं कर सकते, नोटबंदी से लेकर के और सिलेंडर के दाम तक और तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपसे और भी शेयर नहीं कर सकता। खैर कहानी पे आते हैं। ऐसा करते-करते जब समय गुज़रता है तो फिर जो आस-पड़ोस के जो इलाके हैं, जब बॉडी एकदम सड़ जाती है, एक तरह से कह लीजिए, एकदम जब सड़ जाती है तो वहाँ पर रहना दुश्वार हो जाता है और ये जो उसकी महक थी वो आस-पड़ोस के इलाकों में जब पहुँचती है तो लोग परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो बदबू कर रहा है, इतनी तेज़ से कर रहा है और कई दिन से कर रहा है। एक दिन देखिए किस्मत की बात है कि जो वहाँ के सीएमओ हैं और एक स्थानीय और पुलिस ऐसे ही घूम रहे थे और घूमने के दौरान कोई जाँच चल रही थी और जाँच करते-करते जब वो गाँव से जाँच करते हुए जब बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि एक घर है जो एकदम अलग इलाके में है, गाँव से एकदम अलग है। तो फिर वो देखते हैं कि जो गा घर है, वो घर गाँव से एकदम बाहर है, एकांत में है। जब ये देखते हैं तो वो उस घर के पास जाते हैं, लेकिन जब उस घर के पास से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही रहते हैं तो इतनी ज़ोर से बदबू आती है कि जिसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। किसी तरह वो अपने नाक को ढकते हैं, मुँह को ढकते हुए उस घर के पास जितने नज़दीक जा रहे थे, उतनी ही बदबू तेज़ होती जा रही थी। अब जो जब पहुँचते हैं वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, जब देखते हैं कि जब घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वहाँ से घर में से एक सुंदर-सी सजी-संवरी औरत बाहर निकली, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। राधिका जब बाहर निकलती है, तो फिर वो कहते हैं कि आपके घर के पास इतनी बदबू क्यों आ रही है? तो वो बिना कोई झिझक के, बिना कोई बहाना की, वो सीधा-सीधा कहती है कि मेरे पति के ही शरीर से थोड़ी जो महक आ रही है क्योंकि मेरे जो पति हैं वो कोमा में चले गए। जब भी कोई उसके घर आता था तो जब भी ये कोई बात पूछता था तो वो सीधा कहती थी कि वो कोमा में है और आज नहीं तो कल सही हो जाएँगे, ये ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हालाँकि डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा था। जब अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें दिखाओ ना, तो वो पहले दिखाने से तो मना करती है। लेकिन जब अधिकारी जो यानी कि सीएमओ थे वहाँ पे तमाम अधिकारी रैंक के भी थे, यानी कोई जाँच थी, उसी जाँच के सिलसिले में लोग गए हुए थे। जब उसके घर में जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं, कहते हैं अपने पति को दिखाओ, तो जब पति के पास जाते हैं तो उसकी बॉडी में केवल कुछ हड्डियाँ पड़ी थी। आप सोच लीजिए कि किस कदर उसको उसने सँजो के रखा था कि उसमें बस हड्डियाँ पड़ी थी और उसकी हड्डी के साथ सहारे वो पूरे 18 महीने रही। सुन के कितना अजीब लग रहा है। या तो इसको हम पत्नी का प्रेम कहें या फिर उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन शायद ही कोई ऐसी पत्नी देखने के लिए आपको मिलेगी जो 18 महीने तक एक मुर्दे के साथ सोती रही, उसके साथ बैठती थी, उसी के साथ बातें करती थी। तमाम जो भी उसकी शिकायतें थी और वो जो राधिका थी, वो दिखने में तो बहुत बेहद खूबसूरत थी। अच्छा उसका ये भी रूटीन था कि वो खाना डेली बनाती थी, खाती भी थी और उसके लिए थाली भी लिया के रखती थी। उसके हिस्से के भी खाना रखती थी। ये तमाम चीज़ें होती थी। अधिकारी उनको समझाते हैं कि ये तो मर गया है, लेकिन जो राधिका है वो सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं। कहती नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ये जल्द से जल्द सही हो जाएँगे। देखिए आप एक बात सोचिए कि वहाँ पर हड्डी है और हड्डी को भी वो कह रही है कि ये सही हो जाएँगे। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो उसको समझाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इनको हम जाँच के लिए लेके जा रहे हैं ताकि देखते हैं कि ये कितने दिन में रिकवर हो जाएँगे, कितने दिन में सही हो जाएँगे।
इस बात से राधिका राजी हो जाती है और वो उस बॉडी को लेके जाने देती है। जो विमलेश है उसकी बॉडी को पुलिस ले जाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम तो उसका पहले से भी तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेलिटी थी पूरी तो करनी ही थी। और पूरी करने के दौरान फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जो राधिका है उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। तमाम ये जो चीज़ें हुई और ये वाक़या हुआ, इसको जो लोगों ने सुना और उस आस-पड़ोस के इलाकों में पता चला, तो वाक़ई सभी लोग दंग थे। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, जब इसको लिख रहा था, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि कोई भी कहानी सुनाने से पहले उसके बारे में डेप्थ में जानकारी हो ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जब मैं सोच रहा था तो मेरे पूरे जो रोवे हैं वो खड़े हो जा रहे थे कि भाई एक पत्नी का जो प्रेम है वो इतना अद्भुत है, इतना पागलपन है इस प्रेम में। और आजकल की जो पत्नियाँ हैं वो आप लोगों को देख ही रहे हैं कि कोई छोड़कर यहाँ से पाकिस्तान चली जा रही है, तो कोई पाकिस्तान से भारत चली आ रही है, तो कोई बांग्लादेश चली जा रही है, तो कोई बांग्लादेश से आकर यहाँ के भारत के लड़के को लेकर के चली जा रही है और वहाँ पर उसके साथ अत्याचार कर देती है। खैर ये थी आज की पूरी कहानी और इस दुनिया में अभी भी ऐसे सच्ची महिलाएं पड़ी हैं जिनको सैल्यूट है, जो अपने पतियों से इतना प्रेम करती हैं। हालाँकि वो एक तरह से कह लीजिए कि उसके प्रेम में ही, यानी कि विमलेश के प्रेम में ही वो एकदम मेंटल हो गई थी, पागल हो गई थी। उसको यकीन था कि ये सही हो जाएगा। तमाम जो चीज़ें थी वो प्रक्रिया है और इसको हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना में? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी थी ये भी बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।